चालू है। देखिए फाइनल के बच्चों, आज हम आपको जीएसटी का पंजीयन चैप्टर जो है, चैप्टर नंबर 8 है ये, पंजीयन रजिस्ट्रेशन के बारे में बताएंगे कि जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, क्या क्या इसकी प्रक्रियाएं होती हैं। आप लोग इसके पॉइंट्स लिख लीजिए और फिर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी कुछ हम दिखाएंगे आज आपको। तो सबसे पहले हम पंजीयन की आवश्यकता देखते हैं। यदि करदाता का आवर्त आधार सीमा से अधिक है, आवर्त का मतलब होता है टर्नओवर, आधार सीमा से अधिक होता है, पंजीयन अनिवार्य हो जाता है। उल्लंघन करने पर अर्थदंड आरोपित होता है। तो आवर्त जो है आधार सीमा से अधिक हो जाए, जीएसटी के आधार सीमा से अधिक हो जाए, तब इसका पंजीयन अनिवार्य होता है और इसका उल्लंघन करने पर उसको आरोपित किया जा सकता है, अर्थदंड दिया जा सकता है। दूसरा है, इससे व्यक्ति की माल सेवाओं के पूर्तिकर्ता के रूप की वैधानिक स्वीकृति होती है। तीसरा है, ग्राहकों से जीएसटी के संग्रहण का अधिकारी होता है। चौथा है, माल सेवाओं के क्रय पर चुकता जीएसटी के भुगतान की आईटीसी का दावा एवं उपयोग करने का अधिकार होता है। पांचवा है, निर्माता आयातक से पूर्ति श्रृंखला के अंतिम पूर्तिकर्ता तक निर्बाध इनपुट टैक्स क्रेडिट उपलब्ध होती है। आईटीसी का मतलब होता है इनपुट टैक्स क्रेडिट। लास्ट वाला है, माल सेवाओं के इनपुट रूपी कर भुगतान का सम्यक लेखांकन। अब पंजीयन के प्रकार। पंजीयन 3 प्रकार से होता है: अनिवार्य पंजीयन, ऐच्छिक पंजीयन और विभाग द्वारा पंजीयन। तो अनिवार्य पंजीयन ये होता है कि प्रत्येक पूर्तिकर्ता को उस राज्य संघ प्रदेश में पंजीयन कराना अनिवार्य है जहां से वह माल की पूर्ति करता है, यदि उसका सकल आवर्त किसी वित्त वर्ष में 40 लाख अथवा विशेष श्रेणी राज्यों के लिए 20 लाख की सीमा से अधिक हो तो ये है इसका अनिवार्य पंजीयन का अर्थ। दूसरा है, दूसरा लिख लीजिए, पंजीयन की समय सीमा लिख लीजिए इसका। किसी व्यक्ति के किसी राज्य या संघ प्रदेश में पंजीयन के लिए दायी होने की तिथि से 30 दिन के अंदर संबंधित राज्यों संघ प्रदेशों में पंजीयन कराना अनिवार्य होता है। सबसे पहले पंजीयन के लिए आवेदन की समय सीमा होती है। सामान्यतः या प्रायः पंजीयन दायी की तिथि से 30 दिन के अंदर आकस्मिक करदाता अनिवासी करदाता की स्थिति में व्यवसाय प्रारंभ से न्यूनतम 5 दिन पहले, व्यवसाय शुरू होने से पहले 5 दिन पहले इसका पंजीयन कराना अनिवार्य है। अब देखिएगा पंजीयन के लिए लायबल कौन है, कौन लायबल नहीं है, लिखिए पहले, मतलब पंजीयन कराने के लिए कौन लायबल नहीं है, पंजीयन कौन नहीं करा सकता। पहला, कोई व्यक्ति पंजीयन के लिए दायी नहीं होगा यदि वह अनन्य रूप से ऐसे माल सेवाओं की पूर्ति के व्यवसाय में है जिन पर जीएसटी विधान के अधीन करारोपण नहीं होता है अथवा पूर्णतः कर मुक्त है। जो पूर्णतः कर मुक्त है जिसका व्यवसाय, उसको पंजीयन कराने की जरूरत नहीं है। दूसरा है, एक कृषक यदि भूमि पर खेती करने से उत्पादित माल की पूर्ति का व्यवसाय करता है उसके लिए पंजीयन अपेक्षित नहीं है। अतः यदि कृषक ऐसे माल के व्यवसाय में है जो भूमि की उपज नहीं है, अर्थात पशुपालन, रेशम के कीड़े पालन, दुग्ध व्यवसाय, वह पंजीयन कराने के लिए जीएसटी की विधान से अपेक्षित है। तीसरा है, सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा व्यक्तियों की ऐसी श्रेणियों को घोषित कर सकती है जिन्हें पंजीयन से विमुक्ति प्राप्त होती है। सकल आवर्त की गणना। ऐसे व्यक्ति का जो एक ही पैन के अधीन, पैन का मतलब PAN, पैन का मतलब होता है परमानेंट अकाउंट नंबर। ऐसे व्यक्ति का जो एक ही पैन के अधीन है, अखिल भारतीय स्तर पर सकल आवर्त की गणना में निम्नलिखित पूर्तियों का योग होता है। पहला, सभी करयोग्य बहाय पूर्तियां समान पैन आधारित सभी शाखाओं का आवर्त। सेकंड है, करमुक्त पूर्तियां जिसमें गैर करयोग्य पूर्तियां शामिल हैं। थर्ड है, माल सेवाओं का निर्यात। फोर्थ है, स्वयं के खाते में अथवा सभी प्रधानों के लिए की गई पूर्तियां। फिफ्थ है, अंतर्राज्यीय पूर्तियां। सिक्स है, जॉब वर्क पूर्णता के पश्चात पूर्तियां। पंजीकृत जॉब वर्कर द्वारा जिन्हें प्रधान की पूर्तियां माना जाता है उन्हें जॉब वर्कर के सकल आवर्त में शामिल नहीं किया जाता। अन्य शब्दों में ऐसी पूर्तियां प्रधान के सकल आवर्त में शामिल हो जाएगी। ये तो सबको जोड़ना है, इनको सबको प्लस करेंगे। अब इनमें से इनको प्लस करने के बाद में इनसे घटाएंगे क्या, वो लिख लीजिए। इसमें घटाएंगे हम जीएसटी विधान के अधीन कर, और दूसरा प्रतिलोमी प्रभार के अधीन उद्ग्रहणीय आंतरिक पूर्तियों को हम इसमें से माइनस करेंगे।
पंजीयन के लिए कब आधार सीमा लागू नहीं है? पहला, अंतर्राज्यीय करयोग पूर्तिकर्ता, आकस्मिक करदाता द्वारा करयोग पूर्तियाँ, प्रतिलोमी प्रभार के अधीन करदाता, अनिवासी करदाता द्वारा करयोग पूर्तियाँ, टीडीएस के लिए दायी व्यक्ति, टीडीएस टीसीएस के लिए दायी व्यक्ति चाहे पंजीकृत हो अथवा ना हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो लागू उसमें नहीं होगी। प्रत्येक ऐसे राज्य में पंजीयन जहां से एक ही पैनधारी व्यक्ति माल सेवाओं की पूर्ति करता है, और दूसरा है एक राज्य संघ प्रदेश में विभिन्न व्यावसायिक प्रकल्पों के लिए पृथक पंजीयन क्या स्वीकृत है। अब माना गया पंजीयन क्या होता है, थोड़ा देख लीजिए। सीजीएसटी एक्ट की धारा 25A के अनुसार निम्नलिखित को विशिष्ट पहचान संख्या UIN स्वीकृत की जाएगी, जिसके आधार पर निश्चित उद्देश्यों के लिए उसका प्रयोग किया जा सके, जैसे कि अधिसूचित पूर्तियों पर GST की वापसी। ऐसा प्रत्येक अपेक्षित व्यक्ति इलेक्ट्रॉनिकली अपना आवेदन प्रारूप GST REG-12 में प्रस्तुत कर सकता है। मतलब GST फॉर्म नंबर 12 आता है, उसमें अपना आवेदन ये दे सकता है। इसको भी पंजीयन के समक्ष ही माना जाएगा। ए है इसका UNO की विशिष्ट एजेंसियां, UNO अथवा ऐसे बहुपक्षीय वित्तीय संस्थान एवं संगठन जिन्हें संयुक्त राष्ट्र अधिनियम 1947 द्वारा अधिसूचित किया गया है, अथवा विदेशी दूतावास या काउंसलेट्स। दूसरा बी है आयुक्त द्वारा अधिसूचित कोई अन्य व्यक्ति या वर्ग। तो अब ये हो गया आपका माना गया पंजीयन। दूसरा है आपका ऐच्छिक पंजीयन। ऐसा व्यक्ति जो अनिवार्य पंजीयन के लिए उत्तरदायी नहीं होता है, ऐच्छिक पंजीयन करा सकता है। पंजीकृत व्यक्ति पर लागू GST विधान के सभी प्रावधान ऐसे व्यक्ति पर पंजीयन पश्चात ही प्रभावी हो सकेंगे। अब है हमारा पंजीयन के विशिष्ट मामले। आकस्मिक करदाता व्यक्ति, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। इसमें है आकस्मिक करदाता व्यक्ति वह है जो कभी कभार लेन देनों को ऐसे करयोग क्षेत्र में करता है, चाहे प्रधान, एजेंट या अन्य किसी क्षमता में जहां उसके व्यवसाय का स्थायी स्थान नहीं है। दूसरा, वह ऐसे राज्य में ऐच्छिक अवधि के लिए पंजीयन प्राप्त करेगा और व्यवसाय प्रारंभ करने से कम 5 दिन पहले पंजीयन के लिए आवेदन करेगा। आकस्मिक करदाता के लिए पंजीकरण प्रक्रिया। अब ये पंजीकरण कराने की प्रक्रिया क्या होती है, प्रोसेस क्या होते हैं, ये देख लीजिए। सबसे पहले लगेगा पैन नंबर और मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस आदि घोषित करते हुए व्यवसाय प्रारंभ करने से न्यूनतम 5 दिन पहले तक आवेदन किया जाए। व्यवसाय चालू करने से पहले अपना पैन नंबर, मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस लेके वहाँ पर आवेदन आपको करना है। पैन, मोबाइल संख्या और ईमेल का सफलतापूर्वक सत्यापन पश्चात अस्थायी संदर्भ संख्या सृजित करके ईमेल, मोबाइल पर ऐसी संख्या का संप्रेषण किया जाएगा। अस्थायी संदर्भ संख्या के आधार पर अग्रिम कर की राशि जमा कराई जाएगी। कर की अग्रिम राशि की प्राप्ति पश्चात व्यापारी को अभिस्वीकृति निर्गमित की जाएगी। तत्पश्चात निर्दिष्ट प्रपत्रों के साथ अधिकृत हस्ताक्षर सहित आवेदन प्रस्तुत किया जाएगा। ये उसकी प्रक्रिया होती है। प्रक्रिया मतलब है जो पंजीकरण कराने के लिए जो आवेदन देगा उसमें मोबाइल नंबर, पैन नंबर और अपना ईमेल एड्रेस जरूर होना चाहिए, तभी आवेदन स्वीकृत किया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल देखेंगे। धन्यवाद। खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए और अपना कोरोना और ठंडी से बच के रहिए। तब तक के लिए नमस्कार आप लोगों को।